इस वीडियो के अंदर एसएससी एमटीएस 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बात करेंगे। कब कंडक्ट करवाया जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज़ है उनका क्या सोल्यूशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अभी कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, और अगर कोई इशू है तो हम उसका क्या सोल्यूशन देख सकते हैं। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी डिपार्टमेंट का एलोकेशन नहीं हुआ है। रिजल्ट आने के बाद कि कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है, वेट करिए आप नेक्स्ट वीक तक। आपको जिनका भी एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है और डिपार्टमेंट नहीं मालूम है, आपको मालूम चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, सब्सक्राइब करके ही आगे देखिएगा, और जो कमेंट लिख रहे होंगे प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी आपसे कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलग अलग ग्रुप के एडमिन अगर सुन रहे होंगे तो इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक बात पहुंच पाए। पिछले कई सालों से मैं एसएससी का जो फाइनल रिजल्ट होता है सिलेक्शन होने के बाद, सीजीएल में पर्टिकुलरली कवर करता हूँ, सीजीएल और सीएचएसएल, और रिजल्ट आने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, सर्टिफिकेट में इश्यूज़, ये सारे पॉइंट्स में कवर करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपके इश्यूज़ है उन सब का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए आगे का प्रोसीजर क्या है। आपका जिनका डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का एलोकेशन हो गया है, अब आपको वहाँ से एक कागज़ आपके घर पर आएगा। ये जनरली आपको मेल के थ्रू भेजा जाता है, जो ईमेल आपने फॉर्म भरते वक्त वहाँ भरा हुआ था, या पोस्ट के थ्रू भी भेजता है। तो आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पर आप एक बार बता दीजिएगा कि अगर कोई कागज़ आता है ऐसा तो आपको वो इन्फॉर्म कर दे। तो वो जो कागज़ होता है उसको हम जनरली प्री अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं या अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं। उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा और उसको फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका डीवी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके पहले 2022 से पहले डीवी एसएससी करवाती थी, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में भेजती थी, लेकिन इस बार से डीवी कराने का काम डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, तो डीवी डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाएगी। तो जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म भर के मेडिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के ये दोनों बन जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के बात करेंगे कि जब इसको आप फिल करके लेके जाएंगे डीवी करवाने के लिए, तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए होते। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी होगी या फिर ऐसे बोर्ड से जहाँ पर कंबाइंड मिल के आता होगा, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही आपका आता है बनके, तो आपका एक ही लगेगा। कई सारे बोर्ड ऐसे, स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर मार्कशीट अलग मिलती है और सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो ये दोनों आपको ज़रूरत है। तो इसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए जिससे देख करके वेरीफाई करेंगे, और इसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको लेके जाना होगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो इश्यूज़ कैंडिडेट बार बार कहते हैं, उसमें पहला नंबर पे रहता है कि फॉर्म भरते वक्त मैंने रोल नंबर गलत भर दिया, मैंने परसेंटेज गलत भर दिया, तो क्या इससे कोई इशू आएगा। देखो, अगर आपने डिटेल अपनी गलत भर दी, परसेंटेज, मार्क्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसमें सही भरिएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली जो समस्या इसमें रहती है वो है नाम को लेकर के। ये सबसे ज़्यादा मुझे डाउट मिलता है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, कि फादर के नेम में सरनेम का दिक्कत है, स्पेस की दिक्कत बहुत कॉमन रहती है। मदर के नेम में या फादर के नेम में स्पेस का दिक्कत है। देखिए, इन सभी का, या आपके खुद के नाम में स्पेस का दिक्कत है, तो नाम के स्पेलिंग में अगर कोई दिक्कत है तो एक एफिडेविट बनता है, आप उसको बनवा लीजिए। जनरली डिपार्टमेंट मांगता नहीं है, आपको एक बार देखेगा, हाँ डिपार्टमेंट कह सकता है कि आपके फादर के नेम में स्पेस नहीं है, आपने फॉर्म में भरा हुआ है या आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में है ऐसा, तो कह सकते हैं। बाकी कोई ज्वाइनिंग नहीं रोकता आपका। क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है उससे आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होता है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। एक दिक्कत ये रहता है कि सर क्लास 10th का जो मेरा मार्कशीट था वो खो गया था, मैंने डुप्लीकेट बनवाया है, डुप्लीकेट वाले में डेट कुछ और प्रिंट होके आई है, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो ईयर लिखा रहता है कि किस वर्ष में आपने पास करा है क्लास 10, उससे देखा जाता है, तो उसको भी लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो डॉक्यूमेंट, देखो ये जो एग्ज़ाम है आपका वो क्लास 10th बेसिस पर है। सवाल ये उठता है कि क्या हमें 12th ग्रेजुएशन भी देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन किया हुआ है या पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो लोग पढ़ाई कर चुके हो या डिग्री आपके पास है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हाई क्वालिफाइड लोग इस जॉब में आ रहे हैं। जॉब की जो दिक्कत है मैंने उस पर कई सारी बातें बताई हुई, घबराने की ज़रूरत नहीं है उसको कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी हाई है, मैं इस पोस्ट पर क्यों आ रहा हूँ। और पहले भी लोग लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि आप इस पर एज अ करियर नहीं गुजारने वाले हो। बाकी दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं है, अभी आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ये आप जान रहे हो, उससे ये बेटर ही चीज़ है। तो अगर आपने 12th करा हुआ है, मतलब अगर 10th मांगा है, तो 12th अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली है तो 12th की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है तो वो चाहिए। अगर आपका एक ही है तो एक ही साथ दे दीजिएगा।
इसमें अगर कोई एरर है नाम में, फादर के नेम में, आपके खुद नेम में, तो जैसे मैंने 10वीं में बताया है एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं है आपकी। 12th वाले का कोई ऐसे नाम और फादर के नेम का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता जनरली। जो क्लास 10th का होता है उसी से नाम का, फादर के नेम का और डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन किया जाता है। 12th की जगह पे अगर आपने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो वो भी आपका चल जाता है। बात करें ग्रेजुएशन की, अगर ग्रेजुएशन देखिए जो 2 लोग हैं, जो एक तो पूरा हुआ और जिनका अभी रह गया है, राइट। अगर आपका पूरा हो गया है तो आप पूरी डिटेल वहाँ भरिएगा। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगती है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर कोई ऐसी पढ़ाई करी है, बीएससी ही करा हुआ है जिसमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपका आता होगा, तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डिपार्टमेंट देखता है। और उसके साथ आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट आता है। डिग्री बहुत सारे कॉलेजेस में लेट मिलता है, तो उसके लिए प्रोविजनल डिग्री मिलती है आपकी। वो प्रोविजनल आप इशू करा लीजिएगा, उसको आप डिपार्टमेंट में दे दीजिएगा, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। रही बात जिनकी अभी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या अभी कोई रिजल्ट आया हुआ, उनका क्या करना है। देखिए पहली चीज़, आप अगर किसी ईयर में, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो आप उसको डिपार्टमेंट को बताएंगे। अटेस्टेशन फॉर्म में ये लिखिएगा कि मेरे फर्स्ट ईयर का आधा साल निकल चुका है या फिर सेकेंड ईयर का निकल चुका है। क्योंकि क्या है कि आप पढ़ाई और नौकरी एक साथ दोनों नहीं कर सकते। जब आप ये डिपार्टमेंट को नहीं बताए रहोगे तो पहली चीज़ तो ये आपके लिए आगे दिक्कत कर सकता है, बिकॉज कहीं अगर आप ये मेंशन करेंगे अपनी इस जॉब को तो वहाँ पर आपका डिग्री और ये दोनों एक साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो इसीलिए आप डिपार्टमेंट को जब ये बता के रखते हो पहली चीज़ तो अगर आपका एग्ज़ाम में 2-3 महीने रह गए, जैसे मान लो सेकेंड ईयर में हो और आपने ज्वाइन किया नवंबर में, दिसंबर में, जिसका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होने वाला है 2-3 महीने बाद, तो डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर देता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर बिल्कुल सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका, यानी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट हो रही है आपकी, तो उस केस में आप प्राइवेट के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने रेगुलर से किया, थर्ड ईयर आपका प्राइवेट से हो जाता है। आप यूनिवर्सिटी में जब बात करेंगे तो ऐसा पॉसिबल होता है आपका, तो वो थर्ड ईयर को प्राइवेट में शिफ्ट कर देंगे या सेकेंड ईयर को प्राइवेट में आपका एनरोलमेंट कर देंगे। प्राइवेट में करने के बाद भी आपको डिपार्टमेंट को इसलिए बताना होता है क्योंकि कई बार ऐसे ऑफिस में काम पड़ जाते हैं जब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। उस केस में अगर आपने डिपार्टमेंट को बताया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है, तो आपका जब एग्ज़ाम लगेगा तो वो आपको जाने देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। कई सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम जब जब प्रोबेशन पूरा होगा, जो लोग आगे रुकोगे अगर इसमें, जैसे CGDA है आपका या बाकी अदर मिनिस्ट्री है आपकी, वहाँ पर आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2 साल का प्रोबेशन पूरा करने के बाद लगता है, जहाँ पर ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने कहीं ये चीज़ हाइड करी, छुपाई, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो पाएगा। तो जो भी डिटेल आपकी एजुकेशन वाली है वो उनको पूरा प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन रही बात इसका, कई सारे कैंडिडेट ये मुझे मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ, बहुत डिटेल CGL CHSL बहुत सारे कॉम्प्लिकेट केसेस देखने को मिलता है। तो उसमें एक ये रहता है कि सर मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट ईयर को छोड़ देता हूँ, अब मैं फ्रेश तरीके से, नए तरीके से प्राइवेट एनरोल कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि फर्स्ट ईयर छोड़ के क्या प्राइवेट करना चाहिए, नहीं। उसके लिए मैं, आप अगर बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल लिख दीजिएगा। मेरी सलाह अभी यही रहेगी कि डिपार्टमेंट से बात करके अगर प्राइवेट में एनरोल हो जाए आपका तो चेंज कर लीजिएगा, साल ख़राब ना करिएगा। अगला जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वाकई होना भी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन का कारण रहता है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में 3 कैटेगरी पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SC/ST को लेकर के। देखो SC/ST के लिए आपका कोई भी कट ऑफ डेट की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ लिखा रहता है, CGL का भी पढ़ेंगे, चाहे CHSL पढ़ लीजिए, MTS, वो सेम फॉर्मेट रहता है कि आपका कट ऑफ क्रूशियल डेट का चाहिए, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, क्या स्टेट का और सेंटर का दोनों, मतलब सेंटर का ही चाहिए तो नहीं। अगर आपके पास स्टेट का भी बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है SC/ST में तो वो भी चल जाता है, लेकिन मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आपके पास अगर स्टेट का है, सेंटर वाला फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको जा करके उस पर सील लगवा के रख लीजिएगा। बाकी कट ऑफ डेट का कोई टेंशन की बात नहीं है। बात करें हम EWS के अंदर, EWS में केवल 2 चीज़ देखी जाती है, वो है फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। फाइनेंशियल अगर हम 2022 की बात करें तो 21-22 होगा आपका, और वैलिड ईयर हो जाएगा 22-23। EWS में जो सबसे कॉमन जो सवाल बार बार मुझसे पूछते हैं कैंडिडेट, वो यही रहता है कि जो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, बनने का जो डेट वहाँ नीचे पड़ता है वो कट ऑफ डेट के बाद पड़ा हुआ है, तो क्या ये दिक्कत करेगा। तो SSC का जो पीछे के जो SSC ने DV करा है उसमें उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा है, जो डेट पड़ा हुआ होता है वो नहीं देखा जाता है, तो उसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी कहना है कि सर मेरे उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, राइट, वो मेरे एड्रेस से मेल नहीं खाता है, कहीं का एड्रेस पहले, मतलब मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ से मैंने चेंज कर लिया और कास्ट मेरा वहाँ से बना हुआ है। देखिए एड्रेस को लेकर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है,
कास्ट सर्टिफिकेट में एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं होता आपका कि मतलब एड्रेस मैच करवाया जाए कि आपका परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस एड्रेस वही है कि नहीं है, तो उसको लेके भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन बना होना चाहिए, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसमें भी अगर आपके फादर के नेम में अगर इशू है या फिर आपके खुद के नाम में अगर कोई सरनेम का स्पेलिंग का दिक्कत है तो वो भी चल जाता है, वो भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका, उसका एक एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। बात कर लेते हैं ओबीसी का। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी आपकी एमटीएस 2022 उससे 3 साल पहले का वैलिड है आपका। देखो ये जो 3 साल वाला है, अभी सीएचएसएल में कई डिपार्टमेंट में ये इशू देखने को मिल रहा है। जैसे इशू क्या कि वो 1 साल पहले का मांग रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मांग रहा है 1 साल पहले का। रूल क्या है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे 3 साल पहले का वैलिड होता है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 6 महीने बाद तक का एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट डीवी कर रहा है। अभी कुछ ये इशूज़ जो 1-2 जगह पर देखने को मिल रहे हैं वो जल्दी शॉर्ट आउट होते हुए मिलेंगे। बाकी अगर आपका इसके बीच का है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्लियर स्टेटस मिलेगा। रही बात कि यार स्टेट का बना हुआ है या सेंटर का बना हुआ है, दोनों ही फॉर्मेट चलते हैं। स्टेट का अगर हिंदी लैंग्वेज का भी अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल होता है, सेंटर का भी है तो चलेगा आपका। अगर नाम के फादर के नेम में आपके नेम में कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है तो उसके लिए भी एफिडेविट बनवा लीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी की पोस्ट पर हैं रेलवे में, और बाकी अदर कहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरी पोस्ट पर होंगे ग्रुप डी वाली पोस्ट पर, और आप सोच रहे होगे कि मिनिस्ट्री की जॉब है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करेंगे लोग, कमेंट में बताइएगा कौन लोग हैं ऐसे आप लोग। तो उनको यार एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो इंटीमेट करिएगा। खासकर अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे में आपको एनओसी देने में बहुत दिक्कत करते हैं। ग्रुप डी में बहुत प्रॉब्लम है, पिछले सालों में काफ़ी दिक्कतें फेस करने को मिली कैंडिडेट को। रेजिग्नेशन में दिक्कत है, आप मुझे लिखिएगा टेलीग्राम पे पर्सनली। और बाकी अभी आपको मैं शॉर्टकट बताऊं तो आप सिंपल अगर इशू करें तो नॉर्मल रिज़ाइन कर दीजिएगा। जितनी छुट्टियां हैं आपकी वो आप अवेल कर लीजिएगा, एनपीएस ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ आपको आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एग्ज़ाम देने गए होगा तो आपने आधार या पैन कार्ड बनवाया होगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया होगा, सिर्फ आधार से काम चला रहे होगे, तो यार पैन कार्ड ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। सैलरी वगैरह में या फिर ब्रांड अकाउंट बनते वक्त आपको वो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। बैंक अकाउंट की वैसे डीबी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब उस टाइम पर खाता आपका ज़रूरत पड़ेगा, तो अभी खुलवा के रखिएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, फ़ोटो वही लेके जाइएगा जो आपने फॉर्म में लगाया था। मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका साथ में जाता है, लेकिन वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। ये सारे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी की फ़ोटोकॉपी करा करके और ओरिजिनल साथ में लेके जाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाते हैं ओरिजिनल। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये रख लेते हैं ओरिजिनल वाला, आप एक बार देख लीजिएगा क्या आपका डिपार्टमेंट जमा कर रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे सीजीएल का भी आपने अगर मेंस दिया होगा और आपको अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो एक बारी को आप डिपार्टमेंट को ये इंटीमेट करके ले सकते हो। या फिर रही बात कि क्या डिपार्टमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप उसी हिसाब से अपना प्लान करके रखिएगा।